गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर और हमारे नए चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जैसे पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में हम फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। एक कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? कंपनी के फाइनल अकाउंट में भी वैसे ही होता है, P&L बनता है, बैलेंस शीट बनती है, बट कंपनी के फाइनल अकाउंट जो बनते हैं, जो P&L बनता है, जो बैलेंस शीट बनती है, उसके लिए कंपनी लॉ में अलग से प्रोविजंस दे रखे हैं, कंपनी लॉ में अलग से फॉर्मेट दे रखा है। हमें कंपनी के फाइनल अकाउंट कंपनी लॉ में जैसा फॉर्मेट दे रखा है, कंपनी लॉ में जैसे प्रोविजंस दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने होते हैं। वो फॉर्मेट क्या है, वो प्रोविजंस क्या है, हमें इस चैप्टर में दे रखे। बहुत इजी चैप्टर है। बैलेंस शीट तो बनानी है, P&L ही तो बनाना है, बट हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कंपनी लॉ के प्रोविजंस का। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जनरली इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 80%। मतलब जनरली हर एक दो अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में हमें टोटल 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। दूसरा टॉपिक P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट और उससे रिलेटेड प्रोविजंस। और तीसरा टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिविडेंड। 3 टॉपिक हमें पढ़ने। इसमें से ये जो पहले 2 टॉपिक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और P&L और बैलेंस शीट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा टॉपिक है डिविडेंड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, विच इज कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एक कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सन को कितना रेम्यूनरेशन दे सकता है? क्या जितना चाहे उतना रेम्यूनरेशन दे सकता है, या उसकी कोई लिमिट है? क्या उसके बारे में कोई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट दे रखी है, या जितना चाहे अपने मैनेजरियल पर्सन को उतना रेम्यूनरेशन दे सकती है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये मैनेजरियल पर्सन क्या होता है। मैनेजरियल पर्सन में हम किसको इंक्लूड करते हैं, क्या क्या आते हैं मैनेजरियल पर्सन में? मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आते हैं? MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर है, हम उनको मैनेजरियल पर्सन में इंक्लूड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेजरियल पर्सन में किन को इंक्लूड करते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर को इंक्लूड करते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को इंक्लूड करते हैं, मैनेजर को इंक्लूड करते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। हम इनको मैनेजरियल पर्सन में इंक्लूड करते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब क्या प्रोविजन दे रखे हैं कंपनी लॉ में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में, कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन सब के बारे में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं कंपनी लॉ में। अच्छा, मिनिमम रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। मतलब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसके बारे में कंपनी लॉ में प्रोविजन दे रखा है। एक कंपनी अपने मैनेजरियल पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है, इसके बारे में कंपनी लॉ में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं।
यहां पर दो सिचुएशन है। अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, और अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या कंपनी को लॉस हो रहा है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस। अगर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, और या फिर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम मैनेजरल रेम्युनरेशन कितना हो सकता है। सबसे पहले हम सफिशिएंट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो, अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो मैनेजरल रेम्युनरेशन प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज होता है। मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो फिक्स किए हुए हैं कंपनी लॉ में कि एक कंपनी में मैनेजरल रेम्युनरेशन मैक्सिमम प्रॉफिट का इतना परसेंटेज हो सकता है। कितना परसेंटेज समझना। इसके लिए हमने मैनेजरियल पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तरफ तो हमने रखा है पार्ट टाइम डायरेक्टर को, एक तरफ हमने किसको रखा है, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को, और दूसरी तरफ रखा है अदर में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। हमने मैनेजरियल पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अभी हम पढ़ रहे हैं अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हमने मैनेजरियल पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तरफ तो हमने रखा है पार्ट टाइम डायरेक्टर को, और दूसरी तरफ हमने रखा है अदर को। अदर में कौन कौन आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। अब क्या प्रोविजंस दे रखे हैं कंपनी लॉ में? ये प्रोविजन दे रखा है कि अगर ये सारे मिलाकर एक ही है, अगर ये सारे मिलाकर एक ही है, या तो केवल एक होल टाइम डायरेक्टर, या केवल एक मैनेजिंग डायरेक्टर, या केवल एक मैनेजर, ये सारे मिलाकर केवल एक ही है, ओनली वन, तो उस केस में जो मैक्सिमम मैनेजरल रेम्युनरेशन है उस एक का, वो होगा 5% ऑफ प्रॉफिट। 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी में एक होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, मैनेजर है ही नहीं, तो उस होल टाइम डायरेक्टर को कितना देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट का 5%। या किसी कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो प्रॉफिट का 5% इज मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन टू दैट होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी में एक मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, होल टाइम डायरेक्टर है नहीं, तो उस एक मैनेजर का रेम्युनरेशन मैक्सिमम 5%। मतलब अगर इन तीनों में से केवल एक ही है, केवल वन, सिंगल, तो उस सिचुएशन में उस मैनेजर का या उस होल टाइम डायरेक्टर का या उस मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेम्युनरेशन हो सकता है मैक्सिमम, वो हो सकता है प्रॉफिट का 5%। अगर ये एक से ज्यादा है, मोर देन वन, तो टोटल जो रेम्युनरेशन होगा वो 10% होगा, 10% ऑफ प्रॉफिट। मोर देन वन का मतलब दो हो या दो से ज्यादा। मान लो ये सारे मिलाकर दो है तो 10%, ये सारे मिलाकर तीन है तो भी 10%, ये सारे मिलाकर चार है तो भी 10%, ये सारे मिलाकर 10 है तो भी 10%। ये 10% जो मैं कह रहा हूं वो टोटल है। मान लो ये टोटल चार है, तो चार को मिलाकर जो देंगे वो 10% ऑफ प्रॉफिट देंगे। चार को मिलाकर जो देंगे वो प्रॉफिट का 10% देंगे। ठीक है, तो अगर केवल एक है तो प्रॉफिट का 5%, और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा फिर कितने भी हो, 2, 3, 4, 5, 10, कितने भी हो, प्रॉफिट का 10%। राइट, ये हमने बात की
एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के रेम्यूनरेशन के बारे में। अब बात आती है पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर के नंबर से कोई लेना देना नहीं। पार्ट टाइम डायरेक्टर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 15 हो, उससे हमें लेना देना नहीं। पार्ट टाइम डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है या नहीं। ये कितने हैं उससे भी मतलब नहीं, अगर है एक भी हो जाए तो इनको मिलता है 1% ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर कुछ भी है, कोई भी है, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1% ऑफ प्रॉफिट। पार्ट टाइम डायरेक्टर कितने भी हो, चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर 5 हो, 7 हो, 1 हो, 15 हो, उन सब का जो टोटल होगा वो 1% होगा। ऐसे नहीं कि एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1%। अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर 5 है तो 5 को मिलाकर प्रॉफिट का 1%। अगर किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है ही नहीं तो क्या होगा, तो होगा 3% ऑफ प्रॉफिट, सब पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलाकर। मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं कि ये 1 है, 4 है, 7 है, 15 है, कोई मतलब नहीं। टोटल 1% या 3%। 1% कब, अगर कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर कोई भी है, एक है चाहे कितने भी हो, तो इनको मिलेगा 1%। और अगर मान लो कोई नहीं है, ना कोई होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना मैनेजर है, केवल कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर ही है, तो प्रॉफिट का 3%। अब ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% हो सकता है। कैसे, देखो मैं आपको हम सिचुएशन बनाते हैं, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। सिचुएशन बनाकर समझते हैं कि कितने कैसे परसेंटेज हो सकता है। मान लो एक कंपनी में एक होल टाइम डायरेक्टर है और 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर है। पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो कितना रेम्यूनरेशन होगा, इसको तो होगा 5% और इसको होगा 1%, टोटल रेम्यूनरेशन 6%, राइट। या किसी कंपनी में मान लो 2 होल टाइम डायरेक्टर है, 1 मैनेजर है और पार्ट टाइम डायरेक्टर है ही नहीं। पार्ट टाइम डायरेक्टर, ये होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी और मैनेजर, और ये पार्ट टाइम डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर, 1 मैनेजर, बट पार्ट टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, तो इनको कितना मिलेगा, टोटल 10%। एक से ज्यादा होता ही 10%, फिर एक से ज्यादा कितने ही हो, और ये तो है ही नहीं, निल। तो मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन कितना हो गया, 10%। या क्या हो सकता है, किसी कंपनी में कोई एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है ही नहीं, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, वो है सपोज 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो कैसे होगा, ये तो निल हो गया क्योंकि है ही नहीं, और इनको होगा 3%, टोटल ये हो गया 3%। अच्छा, किसी कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर, 4 होल टाइम डायरेक्टर, 2 मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, तो इनका कितना होगा 10%, और वहां पर 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तो इनका कितना होगा 1%। मतलब ये परसेंटेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 हो सकता है। यहां पार्ट टाइम डायरेक्टर पे 1 की जगह 3 हो सकता है, मगर जब 1 की जगह 3 होगा तो यहां 0 हो जाएगा। और अगर यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 होता है, अगर यहां पर 10 होता है तो यहां पर 3 हो नहीं सकता, यहां पर फिर 1 ही होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन 11% हो सकता है, करेक्ट। तो मैनेजर रेम्यूनरेशन के परसेंटेज मैक्सिमम इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को एक तरफ और पार्ट टाइम डायरेक्टर को दूसरी तरफ। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, पार्ट टाइम
मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर ये सब मिलाकर एक ही है तो 5% मैक्सिमम, और अगर एक से ज़्यादा है तो 10% मैक्सिमम। पार्ट टाइम डायरेक्टर का कितना होगा? अगर कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर या एमडी कोई भी है, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो 1%, और अगर कोई नहीं है तो 3%। और मैक्सिमम ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन कितना हो सकता है? 11%। राइट, ये है परसेंटेज। मगर मैं आपको बता दूं, परसेंटेज तो बहुत इजी है, याद भी कर लोगे, मगर मेन है ये, जैसे कहा ना 5% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, 1% ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कौन सा? क्या यहाँ प्रॉफिट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से, या प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट से? प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए कंपनी लॉ में फिर से प्रोविजन दे रखे कि प्रॉफिट क्या, 1% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ और? तो मैं आपको बता दूं, कुछ और ही है यहाँ पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए और प्रोविजन दे रखे, और उन सारे प्रोविजन को हमें समझना पड़ेगा। मेन जो कैलकुलेशन है ना वो प्रॉफिट की है, बाकी ये 1%, 5%, 3%, 10%, 11%, ये तो याद रह जाता है, मगर मेन जो कैलकुलेशन है वो है प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर कंपनी लॉ में जो प्रोविजंस दे रखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर रेम्युनरेशन टू मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर और एमडी, इफ देयर इज वन मैनेजर और एमडी और होल टाइम डायरेक्टर देन 5% ऑफ प्रॉफिट टू सच पर्सन। इफ देयर इज मोर देन वन मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, then 10% of profit to all such person. Part-time director, if there is one or more manager, whole time director, MD, then 1% of profit to all part-time director. If there is no manager, whole time director, MD, then 3% of profit to all part-time director. And overall managerial remuneration cannot exceed 11% of profit. Now the question is, what is profit? Profit की कैलकुलेशन कैसे होगी? वैसे प्रॉफिट का यहाँ पर मतलब है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है, व्हाट इज नेट प्रॉफिट। मगर मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन में बहुत सारे इनकम को हम कंसीडर नहीं करते, और बहुत सारे एक्सपेंडिचर को भी हम कंसीडर नहीं करते। जैसे टैक्स, वैसे तो जब हम P&L बनाते हैं तो टैक्स माइनस करते हैं, कंपनी का जो P&L बनता है उसमें टैक्स माइनस होकर नेट प्रॉफिट आता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन टैक्स माइनस नहीं होगा। तो जो आपने P&L से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसमें तो आपने टैक्स माइनस कर रखा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टैक्स को वापस से ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो जो एक्सपेंडिचर आपको माइनस नहीं करने थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन, वो आपको वापस से प्लस करने पड़ेंगे। और जो जो इनकम आपको नहीं लेनी थी मैनेजर रेम्युनरेशन के कैलकुलेशन के पर्पज से, वो सारी इनकम आपको वापस से माइनस करनी पड़ेगी अगर वो P&L में आप ले चुके हो तो। मतलब P&L में वो सारे एक्सपेंडिचर आपको वापस ऐड करने पड़ेंगे जो आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए आपने लेस कर चुके हो, और बट मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए उनको लेस नहीं करना था। और वो सारी इनकम आपको वापस से लेस करनी पड़ेगी जो इनकम आपको मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन से ऐड नहीं करनी थी। अब बात आती है कौन कौन सी इनकम और कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आपको ऐड करना पड़ेगा और कौन कौन सा लेस करना पड़ेगा। बस इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक, अब कौन कौन सी इनकम और कौन कौन से एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर रेम्युनरेशन, यहाँ दो तरीके हैं। हम पहले तरीके की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर P&L। जो नेट प्रॉफिट एज पर P&L है, इसमें हम ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स। देखो, एक होता है डेप्रीसिएशन जो बुक्स में चार्ज किया है, एक होता है डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर दोनों अलग अलग है तो मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 माइनस करते हैं। अगर डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल 2 2013 हमें अलग से दे रखा है
तो हमें क्या करना है, जो डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स है उसको वापस से ऐड कर दो, और जो डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है उसको माइनस कर दो। ये देखो माइनस किया, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स हमने ऐड किया और डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमने माइनस किया। अच्छा, अगर डेप्रीसिएशन जो बुक्स में दे रखा है वो एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ 2013 एक्ट के हिसाब से ही दे रखा है तो फिर कुछ ऐड लेस करना ही नहीं है। अगर डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स अलग है और डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड अलग है तो हमें एज पर बुक्स वाला डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा और एज पर शेड्यूल सेकंड वाला डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ठीक, कोई भी वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन, डैमेज और अदर पेमेंट किया है, कोई भी वॉलेंट्री पेमेंट किया है, अगर कोई वॉलेंट्री पेमेंट किया है, आपको दे रखा होगा कि ये वॉलेंट्री पेमेंट है, तो वो वॉलेंट्री पेमेंट इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। मतलब वो माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, बट P&L में तो माइनस हो रखा है तो हम उसको वापस क्या करेंगे, वापस से उसको ऐड करेंगे। टैक्स को वापस ऐड करना है। टैक्स मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन डेप्रीसिएबल एसेट, नॉन डेप्रीसिएबल एसेट को सेल करने से अगर लॉस हो रहा है, जैसे लैंड को सेल किया लॉस हो गया नॉन डेप्रीसिएबल एसेट से, मतलब डेप्रीसिएबल एसेट को सेल करने का लॉस माइनस ऐड नहीं करना है, वो तो माइनस हो रखा होगा, बट नॉन डेप्रीसिएबल एसेट को सेल करने का जो लॉस है अगर वो P&L में आ चुका है तो आपको वापस उसको ऐड करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। मैनेजर रेम्युनरेशन अगर ऑलरेडी हम दे चुके हैं तो जो मैनेजर रेम्युनरेशन हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं P&L में उसको वापस, क्योंकि मैनेजर रेम्युनरेशन की तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो मैनेजर रेम्युनरेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो डेबिट कर चुके हैं P&L में, उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और आता है डायरेक्टर फीस। जो डायरेक्टर होते हैं उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस दी जाती है। डायरेक्टर फीस इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजरल रेम्युनरेशन, वो अलग से, वो मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। तो अगर डायरेक्टर फीस दे रखी है तो वो यहां आप ऐड मत करना। मैनेजरल रेम्युनरेशन अगर P&L में डेबिट हो चुका है तो जितना डेबिट हो चुका है उसको आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। एनी कैपिटल एक्सपेंसेस, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हम सारे केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माइनस करते हैं। अगर P&L में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं तो उसको वापस आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ऐड करना पड़ेगा वापस अगर कर चुके हैं तो, और डोनेशन, मतलब ये सारे जो हम कर चुके हैं उसको वापस ऐड करना है। अच्छा, लेस क्या करना है, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर कोई कैपिटल इनकम है, अगर कोई कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम कैसे, जैसे हमने शेयर इश्यू किए उसके ऊपर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने P&L में क्रेडिट कर दिया, P&L में इनकम में शो कर दिया, तो उसको वापस आपको लेस करना पड़ेगा। वो कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। जैसे फोरफिटेड शेयर हमने री इशू किए और फोरफिटेड शेयर को री इशू करने से हमें प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू इनकम नहीं है, हमें वापस से उसको लेस करना पड़ेगा। ये लेस तभी होंगे अगर वो P&L में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं तो, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अबोव कॉस्ट, ये क्या मतलब, वो अबोव कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अबोव कॉस्ट, मैं आपको इसको बताता हूं ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट एंड मशीनरी है, हमने उसको 1 लाख रुपीज में परचेज किया था, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए। फिर हम उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, हमने मान लो उसके ऊपर टोटल 40,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। इसका मतलब है उसकी जो WDV है वो है 60,000 और हमने उसके बाद इस प्लांट एंड मशीनरी को 1,10,000 में सेल कर दिया। तो पता है प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो WDV से कैलकुलेट होगा। WDV 60,000, हमने उसको कितने में बेचा? 1,10,000 में, तो हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया।
50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या अबोव कॉस्ट कुछ मिला? ये प्लांट एंड मशीनरी हमने कितने में परचेज की थी? 1 लाख रुपए में, और हमने उसको बेचा कितने में? 1,10,000 में। तो क्या कॉस्ट से ज्यादा मिला? मिला। कितना ज्यादा मिला? 10,000। कॉस्ट से जो ज्यादा मिलता है हमें केवल वो ही यहां पर माइनस करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अबोव कॉस्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा हमने कितने में सेल किया, और जो जितने में सेल किया क्या वो कॉस्ट से ज्यादा है? कॉस्ट से जितना ज्यादा है उतना हमें यहां से माइनस करना है। टोटल प्रॉफिट P&L में तो प्रॉफिट आएगा 50,000, मगर 50,000 को माइनस नहीं करना है, कॉस्ट से जो ज्यादा मिला है। मान लो 60,000 है और हमने इसको 95,000 में सेल कर दिया, तो वैसे तो प्रॉफिट आ रहा है। 60,000 WDV 95,000 में सेल कर रहे हैं, 35,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या अबोव कॉस्ट कुछ मिला? नहीं, तो कुछ माइनस नहीं होगा। अबोव कॉस्ट जो नहीं मिलता है वो माइनस नहीं होता है। करेक्ट? एनी कैपिटल इनकम क्रेडिटेड टू, तो हमें क्या क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड करना है, और डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड माइनस करना है, अगर वो दे रखा है तो। अगर मान लो डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड दिया हुआ ही नहीं है, केवल डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ही हमें पता है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है वो ही डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड है। राइट? तो कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ लेस नहीं करना है। अगर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड अलग से दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स भी हमें पता है, तो फिर डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड लेस करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर थर्ड पॉइंट में, इफ डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 is not separately given in question, we can assume that depreciation given in P&L as per schedule is as per schedule second of Companies Act 2013। तो फिर कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लेस नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ दे रखा है एक पॉइंट फर्स्ट, इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड एक्चुअल बैड डेट्स बोथ आर गिवन। बहुत बार ऐसा होता है कि बैड डेट्स हमें पता होता है एक्चुअल बैड डेट्स इतना है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इतना है। अगर दोनों की डिटेल दे रखी है तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको आप वापस से ऐड करोगे, और जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो माइनस करोगे। हम P&L जब बनाते हैं तो उसमें एक्चुअल बैड, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का सिस्टम होता है तो हम P&L में एक्चुअल बैड डेट्स नहीं लिखते। एक्चुअल बैड डेट्स तो प्रोविजन से राइट ऑफ हो जाते हैं। हम P&L में क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने कितना प्रोविजन बनाया। अगर क्वेश्चन में आपको P&L स्टेटमेंट जो दे रखा है, P&L जो अकाउंट दे रखा है, उसमें मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है और आपको एक्चुअल बैड डेट्स की डिटेल भी दे रखी है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आप वापस से प्लस कर दो और जो एक्चुअल बैड डेट्स है उसको माइनस करो। हाँ, अगर एक्चुअल बैड डेट्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए या उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उतना ही एक्चुअल बैड डेट्स होगा। तो फिर आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। बट अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है और एक्चुअल बैड डेट्स भी दे रखा है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ऐड कर दो और एक्चुअल बैड डेट्स को माइनस करो। ये सब हम कैलकुलेट प्रॉफिट को कर रहे हैं मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है? इफ प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस बोथ आर गिवन, देन ऐड प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मान लो हमने उसका प्रोविजन बनाया और एक्चुअल रिपेयर और मेंटेनेंस भी दे रखे हैं, तो जो प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसको तो आप वापस से ऐड कर दो और जो एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसको माइनस करो। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन दिया रखा है P&L में बट एक्चुअल रिपेयर का एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि जितना प्रोविजन है उतना ही एक्चुअल होगा, तो फिर आपको कुछ ऐड और लेस नहीं करना है। इफ बोनस, बहुत बार ऐसा होता है, एक होता है बोनस एक्ट 1965। बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंगली बोनस की कैलकुलेशन होती है। अगर आपको P&L में बोनस टू एम्प्लॉइज दे रखा है, बोनस टू एम्प्लॉइज 50,000, और बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंगली भी आपको बोनस एडिशनल डिटेल में दे रखा है, मान लो दे रखा है 40,000, तो आपको क्या करना है, जो P&L में स्टेटमेंट में जो प्रोविजन दे रखा है, जो बोनस दे रखा है, उसको तो वापस से ऐड कर दो
और जो एज पर बोनस एक्ट 1965 है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, उसके अकॉर्डिंगली जो बोनस दे रखा है वो माइनस करना है। बट हाँ, अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का अलग से कोई बोनस हमें नहीं दे रखा है, तो जो बुक्स में दे रखा है बोनस, हम ये मान लेंगे इट इज एज पर बोनस एक्ट 1965। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, ये पॉइंट जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट दे रखा है या पी एंड एल स्टेटमेंट दे रखा है, राइट, और उसमें आपको, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको पता हो तो पी एंड एल अकाउंट होता है, एक होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, राइट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब है जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने कोई रिजर्व में ट्रांसफर किए, हमने प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया या किसी और रिजर्व में ट्रांसफर किया, या हमने डिविडेंड दिया, ये सब पी एंड एल में नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के पॉइंट है, राइट। मगर बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पी एंड एल स्टेटमेंट दे रखा है या पी एंड एल अकाउंट दे रखा है और हमें ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, ये सारे के सारे पी एंड एल में ही दे रखे होते हैं। मान लो अगर दिया हुआ हो ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना पड़ेगा, मतलब उसने, हो सकता है क्वेश्चन में पी एंड एल और पी एंड एल स्टेटमेंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन दोनों को मिक्स कर दिया। अगर वो दोनों का मिक्स करेगा तो पता है क्या करेगा, वो फिर पी एंड एल का जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी पी एंड एल में लिख देगा। तो वहां पर आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो एड लेस करते हैं वो नेट प्रॉफिट में एड लेस करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ, अगर उसने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को भी पी एंड एल में मिक्स कर दिया, तो श्योर है कि आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे हम बनाते हैं पी एंड एल, नॉर्मल बता रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, राइट, यहां से आता है नेट प्रॉफिट, फिर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब तो वैसे फॉर्मेट चेंज हो गया, बट आपको नॉर्मल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं ये पॉइंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर यहां पर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, फिर हम यहां लिखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो, और यहां पर हम लिखते हैं डिविडेंड जो हम दे रहे हैं, और फिर आता है टू बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर हमने इसको इसमें ही मिक्स कर दिया तो पता है क्या होगा, ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, टू बैलेंस सीडी, ये इधर आ जाएंगे, और ये जो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये इधर आ जाएगा। मतलब फिर पी एंड एल में आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई अदर इनकम, बाई अदर इनकम। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, टैक्स, सब वो तो सब आएंगे। यहाँ पर फिर और आएगा, क्या आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, टू डिविडेंड और टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इस सिचुएशन में नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें डिविडेंड को ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व को ऐड करेंगे, और पी एंड एल का जो ओपनिंग बैलेंस है, देखो इस तरह से, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस में डिविडेंड ऐड कर दूं, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर दूं और ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दूं, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मान लो आपको पी एंड एल अकाउंट दे रखा है या पी एंड एल स्टेटमेंट दे रखा है, और उसमें आपको ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस पी एंड एल का दे रखा है, तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, उसमें ऐड करोगे जो भी हम रिजर्व में ट्रांसफर करें, चाहे जनरल रिजर्व में, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, जो भी रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है वो ऐड करोगे, डिविडेंड जो हमने दिया वो ऐड करोगे, और ओपनिंग बैलेंस माइनस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। फिर आपको ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। हाँ, अगर आपको नेट प्रॉफिट अलग से पता है तो फिर वो ट्रांसफर टू रिजर्व वगैरह में एडजस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, तो फिर तो ये सारे एडजस्टमेंट करने। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को भी पी एंड एल में मिक्स कर दिया, तो पहले आप नेट प्रॉफिट निकालो, और फिर जो हमने प्रोविजन यहाँ डिस्कस किए उसके हिसाब से आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। और फिर वो जो 5%, 10%,
1%, 3%, 11%, उन सब की आप कैलकुलेशन करो। अच्छा, इसको एक तो ये तरीका है, नेट प्रॉफिट में ऐड लेस कर लो। एक और तरीका है, आप जीपी में ऐड लेस करके भी मैनेजर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव सेकंड, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पी एंड एल अकाउंट लेते हैं, पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय अदर इनकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू selling expenses to depreciation to interest to tax to loss on sale of land to loss on sale of plant and machinery to नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, अदर इनकम यहां पर एक और ले लेते हैं, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अदर इनकम ली हमने 30,000, प्रॉफिट हमने लिया सेल ऑफ फर्नीचर 20,000, ये टोटल हो गया 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, डेप्रीसिएशन 5,000, इंटरेस्ट 12,000, टैक्स 10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,000। तो 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000, नेट प्रॉफिट 76,000। अब कहते हैं, अच्छा यहां पर दे रखा है कि जो हमने एसेट बेची, फर्नीचर बेचा, उसकी WDV है 25,000 और इसकी जो कॉस्ट है वो है 40,000। ठीक है, अब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मैनेजर रेम्युनरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी हमने जो सीखा उससे नेट प्रॉफिट कितना है 70। अच्छा, इसमें एक एडिशनल डिटेल और लिख लेते हैं, और वो है डेप्रीसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड इक्वल्स टू ₹7,000। ठीक, सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है 76,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। नॉन डेप्रीसिएबल जो एसेट होती है उसका लॉस ही हम ऐड करते हैं, डेप्रीसिएबल एसेट्स का लॉस ऐड नहीं होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड ऐड करेंगे, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को सेल करने से कितना लॉस हुआ 5,000 का। उसके ऊपर टैक्स को हम ऐड करेंगे, टैक्स इट इज 10,000। इसके ऊपर चले, इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है। डेप्रीसिएशन जो बुक्स है उसको ऐड कर देते हैं, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स इट इज 5,000, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स 5,000। इसका कुछ नहीं करना है, सेलिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ नहीं करना है, जीपी का कुछ नहीं करना है, अदर इनकम को, हाँ प्रॉफिट लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अबोव कॉस्ट 20,000 का प्रॉफिट है। WDV कितनी है 25,000, तो कितने में सेल किया होगा
25,000 WDV है और सेल करने से 20,000 का प्रॉफिट है, मतलब हमने इसको सेल किया होगा 45,000। कॉस्ट कितनी है 40,000, तो अबोव कॉस्ट कितना मिला 5,000। हम यहां से माइनस करेंगे अबोव कॉस्ट 5,000, फिर हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड, और वो कितना है 7,000। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट 76,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000, इट इज 84,000। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने का एक और, ये जो 84,000 कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। एक काम करते हैं, हमने वहां पे जो जो नहीं लिया ना, अब ले लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब हम ऐसा करते हैं, जीपी से चलते हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1 लाख। क्या हमने नेट प्रॉफिट से जो चले थे, जो जीपी को वापस माइनस किया था? नहीं। तो जो वहां पे माइनस नहीं किए थे वो यहां पर ऐड कर दो, और जो जो वहां पे वापस ऐड नहीं किए थे वो यहां से लेस कर दो। बताते देखो, जीपी कितना 1 लाख, अदर इनकम 30,000। अच्छा, ये जो 20,000 था उसमें वहां कितना लिया 5, प्रॉफिट अबव कॉस्ट 5, 15 वहां नहीं ऐड किया ना, लेस किया, तो यहां पर ऐड कर दो 15,000। मतलब अप टू कॉस्ट जितना प्रॉफिट हो रहा है 25,000 WDV, 20,000 प्रॉफिट, मतलब 45,000 में बेचा, कॉस्ट 40,000 है, तो WDV और कॉस्ट का डिफरेंस कितना है 15,000, प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है, तो केवल WDV और कॉस्ट तक का जो डिफरेंस प्रॉफिट है वो ही लेना है यहाँ पे, 15,000 ले लिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वहां ऐड नहीं किए थे, माइनस कर दो 30,000। सेलिंग एक्सपेंसेस वहां ऐड नहीं किए थे, माइनस कर दो 10,000। डेप्रीशिएशन अभी इसका कुछ मत करो, वहां ऐड किया था, यहां कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट यहां से माइनस कर दो 12,000, वहां ऐड नहीं किया था। टैक्स ऐड किया था, जाने दो। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड वहां पे ऐड किया था, जाने दो। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वहां ऐड नहीं किया था, यहां माइनस कर दो। और जो डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड है, ये वाला नहीं करना है, जो डेप्रीशिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड है 7,000, उसको माइनस कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 2,000 और माइनस 7,000, इट इज 84,000। और हमने जब नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट किया था तो भी 84,000 ही था। मतलब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एनपी के तरीके से भी और जीपी के तरीके से भी, मगर आपको दोनों तरीके ध्यान रखने पड़ेंगे, एनपी वाला और जीपी वाला भी। एनपी वाला तो मैं आपको बताया क्या क्या ऐड करना और क्या क्या लेस, वहां पर जो जो चीजें ऐड की थी वो यहां पर लेस नहीं करनी है, और जो वहां पे लेस किया था वो यहां पर ऐड नहीं करना है, इनकम साइड से और एक्सपेंडिचर साइड से। देखिए मैं आपको बताता हूं ये तरीका क्या है। यहां पर आ गया प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर रेम्युनरेशन ऑल्टरनेटिव टू जीपी, ऑल इनकम, सारी इनकम ऐड करनी है, कैपिटल इनकम ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर हमने कैपिटल इनकम को क्या किया था माइनस, जो वहां माइनस किया था वो यहां पर ऐड नहीं होगा। हमने वहां पर जो जो इनकम हमें नहीं लेनी थी वो हमने वहां माइनस कर दी थी, अब वो चीज वहां पे जो माइनस नहीं की थी वो यहां पर ऐड नहीं करनी है। तो आप ऑल इनकम, कैपिटल इनकम को छोड़ के, प्रॉफिट ऑन सेल अबोव कॉस्ट नहीं लेना है, अप टू कॉस्ट लेना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। अच्छा, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स वापस लेस नहीं हो, यहां से लेस नहीं होगा। वॉलेंट्री कॉम्पनसेशन, डैमेज एंड अदर पेमेंट लेस नहीं होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वहां पे जो जो चीजें ऐड करते थे वो यहां पे आपको लेस नहीं करनी है। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजर रेम्युनरेशन ऑलरेडी डेबिटेड इन P&L, एनी कैपिटल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डोनेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, ये सब आप वहां पर ऐड करते थे, यहां पर लेस, वहां पर हम बहुत सारे खर्चे वापस ऐड करते थे, तो वो खर्चे यहां से वापस लेस नहीं करना है। और डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड आपको लेस करना है। क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट
फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन। अच्छा, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स P&L में दे रखा है और एक्चुअल बैड डेट्स भी दे रखा है, तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको P&L में दे रखा है वो माइनस नहीं करना है जीपी में से, जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो माइनस करना है। अगर प्रोविजन किसी भी खर्चे का प्रोविजन दे रखा है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी दे रखा है, प्रोविजन फॉर रिपेयर भी दे रखा है और एक्चुअल रिपेयर भी दे रखा है, तो प्रोविजन फॉर रिपेयर आपको माइनस नहीं करना है, एक्चुअल रिपेयर का एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड अगर सेपरेटली नहीं दे रखा है तो जो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है हम उसी को डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड मानते हैं, तो हमें जब जीपी में से लेस करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन जो एज पर बुक्स दिया हुआ है वही माइनस करना है, अगर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकंड हमें अलग से नहीं दे रखा है तो। बोनस एक्सपेंसेस गिवन इन P&L, और अगर बोनस एक्ट के हिसाब से बोनस अलग से दे रखा है तो जो P&L में बोनस दे रखा है वो माइनस नहीं करना है, और जो बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली बोनस दे रखा है हमें वो माइनस करना है। तो दोनों तरीके हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट से क्या क्या ऐड और क्या क्या लेस होता है, और जीपी से क्या क्या ऐड और क्या क्या लेस होता है, दोनों तरीके आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चन में दोनों तरीके से भी करके बताऊंगा। अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है तो कोई भी एक तरीका आपको काम में लेना है, बट अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन केवल जीपी वाले तरीके से हो सकता हो सॉल्व, हो सकता है कोई क्वेश्चन केवल एनपी के तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो आपको याद तो दोनों ही करने पड़ेंगे, एनपी वाला तरीका भी जीपी वाला तरीका भी। अगर क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो सकता है तो आपको कोई भी एक तरीका काम में लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बहुत कम हो, 5-10%, 1% निकाला, कुछ अमाउंट बना ही नहीं, है ना, मैनेजर पर्सन है, कुछ रेम्युनरेशन बना ही नहीं, या फिर लॉस हो जाए, तो उस सिचुएशन में कंपनी लॉ में प्रोविजन दे रखा है कि मैनेजर रेम्युनरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम। इफेक्टिव कैपिटल, अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है, अगर इफेक्टिव कैपिटल, ये इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है तो मैक्सिमम मैनेजर रेम्युनरेशन पर एनम 60 लाख रुपीस। अगर 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा है बट 100 करोड़ से कम है तो 84 लाख। अगर 100 करोड़, मतलब ये आप समझे, 100 करोड़ यहां कवर हो रहा है, अगर एग्जैक्टली 100 करोड़ है तो यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, वो लेस देन 100 करोड़ है। अगर एग्जैक्टली 5 करोड़ है तो यहां आएगा, ऊपर वाले में नहीं आएगा क्योंकि वो लेस देन 5 करोड़ है। 100 करोड़ एंड अबोव बट लेस देन 250 करोड़ 120 लाख, और अगर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, 250 करोड़ और उससे ज्यादा तो 120 लाख तो है ही ये वाला, प्लस इफेक्टिव कैपिटल जो 250 करोड़ से ज्यादा है उसका 0.01%। जैसे मान लो इफेक्टिव कैपिटल आ गई 300 करोड़ तो 120 लाख तो है ही, और 250 करोड़ से कितनी ज्यादा कैपिटल है, 50 करोड़। 50 करोड़ का 0.01% और ले लो, 50 करोड़ का 0.01% होता है 0.005 करोड़, ये और इसके साथ में मिक्स हो जाएगा, 0.005 करोड़ मतलब 0.5 लाख, 0.5 लाख आपकी इसमें और ऐड हो जाएगा, 5 लाख ऐड हो जाएगा, 50,000, 0.5 लाख, 0.5 लाख मतलब ये हो जाएगा 120.5 लाख, करेक्ट। तो यहां पर अगर लेस, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या लॉस है तो आपको ये सारे प्रोविजन याद रखने पड़ेंगे। अब बात यहां आती है व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या। अब यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी। नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब होता है जिसका काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी। और एक होती है इन्वेस्टिंग कंपनी जिसका काम इन्वेस्टमेंट करना ही है, इन्वेस्टिंग कंपनी। दोनों ही सिचुएशन में बताता हूं कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे, बहुत इजी है। शेयर कैपिटल, आपकी जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है,
जो भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस ऑल रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के आपके जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट हो, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, इन सब को आप टोटल करोगे, इसमें से माइनस करोगे इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो माइनस करोगे, और अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो माइनस करोगे, और अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होने बाकी हैं, नॉट येट रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, तो वो भी माइनस करोगे। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व एंड सरप्लस केवल रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के, ऑल लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, सारे पब्लिक डिपॉजिट, एवरीथिंग, बट शॉर्ट टर्म लोन नहीं, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम हो, या फिर शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो अलग से दे रखा हो। इन्वेस्टमेंट, इसमें से माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो P&L का अगर कोई डेबिट बैलेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, वो सब माइनस करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इफेक्टिव कैपिटल। ये होता है नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी के केस में। बट इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी का तो काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करना है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम, वही शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऑल लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बस वहां पर इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होना है। इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होना है, और इन केस ऑफ नॉन इन्वेस्टिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट माइनस होना है, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर कंपनी का इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो आपको इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, और इफेक्टिव कैपिटल जिस रेंज में जाती है, कितनी है उसके हिसाब से ये आपको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन का अमाउंट याद करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मान लो एक कंपनी इसी साल स्टार्ट हुई, और वो स्टार्ट होती है मान लो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर सपोज 2022 को स्टार्ट हुई, और फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है ये केवल 6 महीने का ही है। तो ये जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट है ये पर एनम है। अगर आप जो P&L बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, वो 1 साल से कम टाइम पीरियड की है, तो प्रोपोर्शनेटली ये अमाउंट भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मतलब ये 60 लाख की लिमिट क्या हो जाएगी, 30 लाख 6 मंथ के लिए, ये 84 लाख के क्या हो जाएंगे, 42 लाख हो जाएंगे, ये 120 लाख के क्या हो जाएंगे, ये 60 लाख हो जाएंगे, है ना। तो वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें मैनेजर रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो लॉ में प्रोविजन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मैनेजर रेम्यूनरेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।